नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। भारत की विश्व मित्र की जो कल्पना है वो अब साकार होती दिखती है। दो देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जंग के मैदान में एक दूसरे को नेस्तनाबूद कर देने की सारी कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं दोनों देशों में शांति को लेकर दोनों को सलाह देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। करीब 2 दिन की पोलैंड यात्रा और 2 दिन की यूक्रेन यात्रा के बाद पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी अब पहुंचे हैं कीव में। कीव की यात्रा उनकी बहुत ही सफल रही। कुछ देर पहले ये यात्रा समाप्त हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव, वो यूक्रेन जो रूस के साथ लड़ाई में पिछले 2.5 साल से लगा हुआ है। सबसे बड़ी खबर आज की हमारी दरअसल इसी विश्व बंधु विश्व मित्र वाली छवि से है। युद्ध की धरती पर शांति का संदेश लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। शांति और अहिंसा के पुजारी प्रधान महात्मा गांधी का देश भारत, और यहां से वो गए हैं शांति का संदेश लेकर युद्ध की भूमि में, यानी यूक्रेन में, जहां पर पिछले 2.5 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत अच्छी मुलाकात रही, कामयाब मुलाकात रही ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। क्या कुछ निकल कर आया, क्यों भारत रूस और यूक्रेन के बीच में एक तरीके से दोस्ती करता हुआ दिखाई देता है, भारत का इसमें क्या हित है, इस खबर पर हम तफसील से बात करने वाले हैं। कुछ बहुत बड़े मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आज की दूसरी खबर जो होगी वो एक और ऐसी खबर है जिसका असर दुनिया भर पर पड़ने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, कमला हैरिस की जीत अब लगभग अमेरिकी मीडिया के हिसाब से तय हो चुकी है। शिकागो में डेमोक्रेट्स के कन्वेंशन में कमला हैरिस की जहां ऑफिशियली उनका नाम तय हो गया कि वही उम्मीदवार होंगी डेमोक्रेटिक पार्टी की, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को वो चुनौती देंगी। ऐसे में क्या कमला हैरिस हरा देंगी अब डोनाल्ड ट्रंप को, ये एक बड़ी बहस अमेरिका में शुरू हो गई है। और ये इसलिए भी खबर ज़रूरी है कि जो कुछ अमेरिका में होगा वो नीतियां दुनिया भर के देशों पर लागू होती हैं, चाहे वो युद्ध का मामला हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो। और कमला हैरिस को लेकर एक चीज़ और बताना चाहेंगे। कमला हैरिस का लेकर भारत में लोगों की बहुत दिलचस्पी है। उनकी माता भारतीय थी, उनके पिता अश्वेत मूल के थे, और अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो कमला हैरिस पहली ऐसी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेगी और पहली अश्वेत महिला होंगी जो अमेरिका की राष्ट्रपति बनी। खैर, इस खबर पर मैं आगे लौटूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा की। सबसे पहले आज इसी से शुरुआत करते हैं कि भारत और यूक्रेन का अभी कुछ ही मिनट पहले साझा बयान आया है, जॉइंट डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं, और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने इस बातचीत को, इस यात्रा को बहुत ही सफल करार दिया है। जो साझा बयान है उसकी कुछ अहम बातें पहले मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की है। रणनीतिक साझेदारी की भी बात इस डिक्लेरेशन में दिखाई देती है। दोनों नेताओं ने बीते 3 दशकों के साझा संबंधों और मजबूत करने पर सहमति जताई और कहा कि कई स्तरों पर जारी द्विपक्षीय संवाद जारी रहेगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट और रायसीना संवाद में यूक्रेन के शामिल होने पर खुशी इस जॉइंट डिक्लेरेशन में जताई गई है। दोनों नेताओं यानी मोदी और ज़ेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पर अमल होगा, यूएन चार्टर को माना जाए और राज्यों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाए। यही भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच यानी रूस और यूक्रेन के बीच दोस्ती हो। साथ साथ दोनों यानी भारत और यूक्रेन के बीच घनिष्ठ संबंधों की बात भी इस जॉइंट डिक्लेरेशन में की गई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि संवाद और कूटनीति से ही शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए। ये भी ज़ेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बातचीत की एक खास बात रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार दौरा किया यूक्रेन का जब से वहाँ पे लड़ाई चल रही है, और ये कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ये दौरा बहुत ही कामयाब रहा। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि युद्ध की धरती पर यानी यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति का संदेश लेकर पहुंचे हैं। गोले बारूद के संघर्ष से जूझ रहे देश की राजधानी कीव में शांति और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले कीव में जाकर। पीएम मोदी ने कहा कि बापू के सार्वभौमिक आदर्श लाखों लोगों को उम्मीद देते हैं और सभी से मानवता को दिखाए गए उनके मार्ग का अनुसरण करने को कहते हैं। ये तस्वीरें देखिए, दोनों के बीच में किस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, गले मिले। ज़ेलेंस्की की उम्र अभी 50 साल भी नहीं है और
वो अपने देश के सबसे प्रचलित नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं, और जिस तरीके से वो मुकाबला कर रहे हैं रूस का इन 2.5 सालों की लड़ाई में, इसलिए भी वो अपने देश के इन दिनों हीरो बने हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिले। दोनों नेताओं ने, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, गले मिले। फिर पीएम मोदी ज़ेलेंस्की के कंधों पर हाथ रखे हुए दिखाई दिए, किसी बड़े भाई की भूमिका में वो दिखाई देते हैं। There have been a number of public positions taken by India and by the Prime Minister on this subject. A little more than 2 years ago, he had actually publicly said that this is not an era of war. He had also underlined that dialogue and diplomacy are the key. Most recently, he emphasized that the solution will not come out of the battlefield. And obviously, we find the civilian and humanitarian toll of this conflict particularly distressing. It's also India's view that the two sides need to engage each other to find a solution. तो बातचीत से और शांति से कई और फायदे भी होते हैं, और भारत को इस यूक्रेन यात्रा से 3 बड़े फायदे साफ तौर पर दिखते हैं। सबसे पहला, जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत की साख मजबूत हो सकती है अगर भारत इस पीस प्रोसेस को एक पटरी पर ले आता है। भारत के अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए भी ये कोशिश के तौर पर देखना चाहिए, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ का भारतीय नेतृत्व और मजबूत होगा, क्योंकि भारत युद्ध को खत्म कर ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को पर जो विपरीत असर पड़ रहा है इस युद्ध का, उससे उबारने की कोशिश की एक आवाज के तौर पर निकलकर सामने आया है। तो यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन बना था। तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की धरती पर नहीं पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नेटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा, इक्का दुक्का देश है जिन्होंने, जैसे इंडोनेशिया हो गया, हंगरी हो गया, लेकिन गैर नेटो देशों में भारत पहला है जिसने वहां का दौरा किया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं सीधे कीव से, जो लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट को कवर कर रहे हैं। पहले वो पोलैंड में थे और उसके बाद वो कीव में हैं। उमाशंकर, स्वागत है आपका हमारे शो में। पहला सवाल, इस विजिट को आंकिए, खासकर यूक्रेन को, आप वहां पर मौजूद हैं, इसको कितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए भारतीय डिप्लोमेसी के बेसिस पर? जी देखिए, ऐतिहासिक दौरा है ये, तो खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी अभी जब उन्होंने हमसे मुलाकात की, जो भारतीय पत्रकारों का दल आया है उनके साथ तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट तक उन्होंने एक बेबाक बातचीत की है, और उसमें उन्होंने इस दौरे को काफ़ी ऐतिहासिक बताया है। ये भी उन्होंने कहा कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया के देशों पर बहुत ज़्यादा है, और भारत को वो इन्फ्लुएंस जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक अहम बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये बात कही कि भारत अगर रूस के प्रति अपना रवैया बदल दे और रूस से तेल लेना बंद कर दे तो रूस मजबूर हो जाएगा शांति की टेबल पर, शांति के लिए बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए। तो काफी एक अग्रेसिव जो रवैया है वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इस बातचीत में निकलकर सामने आया। वो राष्ट्रपति पुतिन के लिए उन्होंने टेररिस्ट जैसा शब्द तक जो है वो इस्तेमाल किया। हालांकि ये समझा जा सकता है कि जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं तो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी के जरिए जो है वो भी हमले होते रहे हैं। लेकिन इसमें तमाम तकरीबन 15 से 20 सवाल उनसे पूछे गए। ये सवाल भी पूछा गया कि जो अगर कोई भारतीय, अगर कोई बंदी है जो कि रूस की तरफ से लड़ रहे हैं तो क्या इस तरह की कोई जानकारी, उन्होंने कहा ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई भारतीय सैनिक यूक्रेन में बंदी होता है तो वो तुरंत उसको रिलीज करेंगे और प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक इस बारे में उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों की बात के लिए ये कहा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और वो चाहेंगे कि इस रिश्ते को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो प्रोडक्शन हो, को प्रोडक्शन हो, हर चीज के लिए यूक्रेन तैयार है बशर्ते कि भारत जो है वो भी तैयार हो। और भी एक अहम बात उन्होंने कहा कि जो रूस की तेल की तो बात उन्होंने की और बार बार उनका जोर इस बात पे रहा कि भारत जो है जितना
तेल खरीदता है, रूस उस पैसों का इस्तेमाल करके युद्ध में उसको खर्च करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन भारत को इस बारे में सोचना चाहिए। जहां तक पीस इनिशिएटिव्स की बात है, जितने भी पीस इनिशिएटिव्स अब तक हुए हैं, उसको लेकर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि जो राजनीतिक बयान है वो ज्यादा आते हैं, कोई रोड मैप लेकर किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है जिसमें कि वो एक फॉर्मूले के तहत बातचीत को आगे बढ़ाए और शांति की ओर जो है बात आगे बढ़े। कुर्स्क इन्वेजन को लेकर उन्होंने कहा कि जो घुसपैठ है या जो हमला है वो यूक्रेन की तरफ से नहीं किया गया, ये रूस है जिसने उनके क्षेत्रों को, यूक्रेन के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, एनेक्स कर दिया है और जवाबी कार्रवाई के तौर पे रूस को इस तरह से करना पड़ा, यूक्रेन को ये करना पड़ा है ताकि रूस को भी युद्ध का दर्द और खासतौर पे राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध का दर्द जो है वो समझ में आए और ये उनको समझ में आ रहा है। तो इन तमाम बातों के साथ साथ उन्होंने जो बार बार एम्फेसाइज किया वो इस बात पे जरूर किया कि भारत जो है एक प्रभावशाली देश है, प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रभावशाली नेता हैं और उनको अपने असर का इस्तेमाल करना चाहिए और रूस के प्रति जो रवैया है उसको भारत बदले तो काफी कुछ नतीजा जो है जल्दी निकल कर सामने आ सकता है। उमाशंकर आप रहिए मेरे साथ तीन और खास मेहमान मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके पास चलेंगे बारी बारी से। मेरे साथ अजय बिसारिया जी दिखाई दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, जाकिर हुसैन साहब हैं और अवस्थी रॉय हैं, राव साहब है। आपके साथ मैं आता हूं तीनों के पास, लेकिन पहले एक आध सवाल उमाशंकर से पूछ लेता हूं, वो लाइव वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ कीव से। उमाशंकर, एक महीने पहले जब मॉस्को में थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो दो हम उम्रों के बीच मुलाकात थी, दो ऐसे नेताओं के बीच मुलाकात थी पुतिन के साथ और प्रधानमंत्री मोदी की, जो कई बार मिल चुके हैं, जो अच्छे दोस्त हैं। एक बार आज जो मुलाकात हुई वो करीब 20 साल छोटे उम्र में ज़ेलेंस्की साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा यूक्रेन की धरती पर, कीव में, युद्ध के बीच में। आपने दोनों दौरों को देखा, दोनों दौरों को समझा, दोनों दौरों की बॉडी लैंग्वेज देखी नेताओं के बीच की। क्या लग रहा है कि भारत ये आइस ब्रेक कर पा रहा है? ये कोशिश भारत की कितनी कामयाब हो रही है कि बातचीत की टेबल पर आके बैठ जाए भाई? जी देखिए, भारत की जो कोशिश है, जो ईमानदार कोशिश है, उस पर किसी को शक नहीं है, किसी को सवाल नहीं है। लेकिन बात है कि कोई भी बातचीत तभी नतीजा देगी जब दोनों पक्ष जो हैं अपने अपने कदम पीछे खींचने को तैयार हो। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि ना तो राष्ट्रपति पुतिन और ना ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो कहीं से भी कदम पीछे खींचने को तैयार हैं। खासतौर पर अगर रूस की बात करें तो रूस ने जिस तरीके से इन्वेड किया है यूक्रेन को, इस बात को लेकर काफी ज्यादा जो यहाँ पे जो एक गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। और जो 5 इलाके एनेक्स किए हैं उसकी वापसी के बगैर किसी तरह की बातचीत के पक्ष में यूक्रेन जो है वो नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन जो है वो उन क्षेत्रों को वापस करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि यथास्थिति जो हो उस पर बातचीत जो है वो आगे बढ़े। तो दोनों देशों पे भारत का अपना एक असर है। रूस के साथ एक परंपरागत दोस्ती रही है भारत की, वहां से जो आर्म्स हैं उस पे 70% के आसपास डिपेंडेंसी रही है, जो अब जाकर कुछ कम हुई है क्योंकि भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। यूक्रेन भी पुराना एक साझेदार रहा है, कई तरह के जो सुरक्षा उपकरण हैं वो यहाँ से भी आते रहे हैं और उसको फिर से रिन्यू करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। तो द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से जो दोनों देशों के प्रमुखों के बीच जो बातचीत हुई है वो एक स्तर पे है। लेकिन जहां तक अगर पीस इनिशिएटिव की बात करें तो ज़ेलेंस्की जो हैं वो साफ तौर पे, क्योंकि पुतिन जो है जिद पे अड़े हैं, ज़ेलेंस्की साफ तौर पे किसी तरह के फॉर्मूले की बात से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन का फॉर्मूला है वही सबसे सटीक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले के तहत आसपास कोई बातचीत हो सकती है। एक और अहम बात उन्होंने ये भी कहा कि जो अगला पीस समिट है, जैसा कि एक स्विट्जरलैंड में हुआ वैसा ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो, और उन्होंने ये भी सुझाया कि अगर ये भारत में हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी बातों से ये बिल्कुल साफ झलक रहा था कि भारत की संतुलित नीति को लेकर वो एक सहमत है। लेकिन बात आपने अंडरलाइन की उमा, और यहीं से साथ में मेहमानों के पास चलूंगा और वो बात है ग्लोबल साउथ को लेकर, उस पर भी हम आएंगे। अजय बिसारिया जी खुद यहाँ बैठे हुए हैं, उमा आप रहिएगा। जाकिर हुसैन साहब जो कि विशेषज्ञ हैं रणनीतिक मामलों के, अवस्थी राव जी हैं जो कि विशेषज्ञ रणनीतिक मामलों की, आप दोनों के साथ में बातचीत करूंगा। लेकिन मुझे कहा गया कि अजय बिसारिया जी को जाना है तो एक बार अजय बिसारिया जी से बात कर लेता हूँ कुछ सवाल, और फिर मैं आप दोनों के पास आता हूँ। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अजय बिसारिया जी का परिचय करा दे दर्शकों के साथ। सबसे पहले तो अजय जी डिप्लोमैट हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, पोलैंड में रह चुके हैं जहां प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, बांग्लादेश में रह चुके हैं। लेकिन आज अजय बिसारिया जी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दौरा पोलैंड और यूक्रेन में रहा है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, और वो इस दौरे को जो यूक्रेन में आज प्राइम मिनिस्टर पहुंचे और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? क्योंकि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचा, और इस जब से लड़ाई चल रही 2.5 साल में आप रूस के राष्ट्र प्रमुख के पास तो पहुंच चुके थे,
लेकिन ज़ेलेंस्की के पास कीव में जाके मुलाकात करना, इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आप? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत एक नया शांति का, विश्व शांति का प्रयोग कर रहा है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। और उसके अलावा एक एक नया रिस्क टेकिंग डिप्लोमेसी है भारत की, कि प्रधानमंत्री ने एक रिस्क फॉर पीस लिया है, शांति के लिए एक तरह से एक प्रयोग किया है, और उसके लिए वो यूक्रेन गए। तो ये एक पीस मिशन था और एक शांति का संदेश था। और मेरे ख्याल से भारत ने ये एक बहुत ही अच्छे समय पे ये शांति संदेश दोनों रूस और यूक्रेन को पहुंचाया है जी। पिछले 2 महीनों में। बिसारिया जी, पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में थे, पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई। ये कहा गया, ये लिखा गया कि अमेरिका का बहुत प्रेशर था कि आप एक से बात नहीं कर सकते हैं, आपको यूक्रेन भी बात करनी चाहिए, ज़ेलेंस्की भी से भी बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये भारत का दौरा, प्राइम मिनिस्टर का दौरा अमेरिका के प्रेशर में हो रहा है? मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है। जरूर एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग का एलिमेंट है, और जब आप इस तरह की विजिट प्लान करते हैं रूस को और यूक्रेन को, एक रणनीति होती है, कूटनीतिक रणनीति होती है जो चल रही है, और उसमें प्लानिंग की गई होगी कि रूस का भी दौरा होगा और यूक्रेन का भी दौरा होगा। अब युद्ध के समय जो टाइमिंग है वो आप अपनी तरफ से कंप्लीटली डिटरमिन नहीं कर सकते, मगर मेरा ये मत है कि ये केवल एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग नहीं, उसके अलावा एक ग्लोबल साउथ की तरफ से भी दोनों पार्टीज को संदेश था कि ये युद्ध का अंत किया जाए, क्योंकि ये विश्व के लिए और बाकी देशों के लिए बहुत हानिकारक युद्ध है, फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, फॉर द फूड सिक्योरिटी, फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी, कि सब पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस युद्ध का हो रहा था। तो ये मैसेज उस लिहाज से भी दिया गया, और ये एक भारत की ओर से एक संदेश है, क्योंकि जैसे आज भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं रह सकता। भारत को जब एक तरफ शांति और दूसरी तरफ युद्ध है, तो शांति का पक्ष लेना पड़ेगा। और एक मैसेज जो इस प्रकार की है, वो आज के दौर में और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स नहीं हैं जो दे सकते हैं, जिनका दोनों तरफ एक ट्रस्ट हो कि वो एक तरह से एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं झुक रहे, मगर दोनों को ही एक प्रकार की मैसेज दे रहे हैं कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी की ओर बढ़ें और शांति की ओर बढ़ें। एम्बेसडर बिसारिया बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो कहा कि भारत इस युद्ध में निष्पक्ष नहीं था, वो शांति के साथ था। क्या आपको लगता है कि भारत की जो कोशिश है दोनों देशों को एक साथ लाने की, मध्यस्थता करने की, बगैर ये कहते हुए कि हम इंटरमीडिएटरी हैं, कामयाब होता है? आपको लगता है कि ये युद्ध खत्म करा पाएंगे हम लोग, युद्ध खत्म होगा? देखिए, एक शांति का संदेश युद्ध के समय ले जाना बहुत ही आवश्यक है, और दुनिया की ओर से ये अगर हम संदेश ले जाएं, ये एक जरूरी है। इसमें ये आपका मत नहीं हो सकता कि आपके इंटरवेंशन से कल ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। देयर इज नेवर अ गुड टाइम टू इंटरवीन ड्यूरिंग अ वॉर, क्योंकि युद्ध के समय आप अपना टाइमिंग नहीं चूज कर सकते, मगर किसी किसी स्तर पर ये संदेश कोई मार्जिन पे कुछ फर्क ला सकता है, कि दोनों पार्टीज को अब पता है, एक तो एक दूसरे का मत उनको मालूम है, और दूसरा उनको बाकी विश्व के देशों का मत मालूम है कि हम चाह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो। और आज नहीं तो 6 महीने बाद ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा। और उस समय भारत ने एक और जिक्र किया है दोनों पार्टीज को, कि अगर आपको हमारी सहायता की जरूरत है, पीस मेकिंग में,
में, तो फिर हम उसके लिए भी हम तैयार हैं कि हम आपकी और भी मदद कर सकते हैं। तो मेरे विचार में ये अगले 1 साल में युद्ध समाप्त होगा। शायद युद्ध विराम से पहले थोड़ा और इंटेंसिफाई होगा, और उसका एक हम देख रहे हैं कि एक डेंजरस एस्केलेशन चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन बड़ा है कुर्स्क में, और रूस बढ़ रहा है डोनेट्स्क में। तो दोनों तरफ से एक टेरिटोरियल एग्रेशन चल रहा है। तो हमारी ये आशा रहेगी कि ये जो संदेश है, आज नहीं तो कल दोनों पार्टीज इसको समझेंगे, सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अजय जी, आप कह रहे हैं कि 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है युद्ध खत्म होने में। मेरी दिलचस्पी अब उस पर आ गई है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अमेरिका के चुनाव जो इस साल के आखिर में हो रहे हैं, उसका संबंध है युद्ध की समाप्ति से? मेरे अनुमान में है, क्योंकि अगर हम यूएस में बढ़े, अगर खास करके अगर ट्रंप की विजय हुई, तो उनका तो कहना ही है शुरू से कि वो युद्ध जल्द ही खत्म करेंगे। दूसरी बात है कि दोनों तरफ और बाकी और पार्टीज में भी थोड़ा सा फटीग है। और ये जो हम देख रहे हैं हाल के 2-3 हफ्ते में, जो यूक्रेन का आगे बढ़ना कुर्स्क में, और रूस की टेरिटरी लेना, ये दर्शाता है कि शायद दोनों पक्ष ये चाह रहे हैं कि थोड़ी और टेरिटरी लें, जिससे जब पीस नेगोशिएशंस हों तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस बातचीत को आगे ले जा सकें, कि दोनों के पास एक दूसरे के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हों, दोनों के पास एक दूसरे की टेरिटरी हो, और जब ये नेगोशिएशन आगे बढ़ें, दोनों की एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो। तो ये हमारा अनुमान रहेगा। मगर भारत इसमें औपचारिक रूप से नहीं फंसेगा। भारत का केवल यही कहना है दोनों पार्टीज को कि आप मिलके बात करें और आगे ले जाएं, और अगर आप दोनों का मत है कि हम कुछ मदद करें, तो वो मदद हम करने को तैयार हैं। अजय जी, अभी कुछ देर पहले आपने ग्लोबल साउथ की बात की थी। ग्लोबल साउथ में ये चिंता बहुत ज़्यादा है। हम सब विकासशील देशों का समूह है, हम अमेरिका के मुकाबले, रूस के मुकाबले गरीब देशों का एक समूह है। ऐसे में जब युद्ध होता है यूक्रेन और रूस के बीच में, या इजराइल और हमास के बीच में, इनका क्या असर पड़ता है गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर? क्यों गरीब देश जो उनसे मीलों दूर हैं वो प्रभावित होते हैं लड़ाइयों से? बहुत असर पड़ता है, और ये हम देख रहे हैं। हमारे G20 में भी हमने इस बात को उठाया था, और पिछले हफ्ते आपने देखा जो प्रधानमंत्री का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था, उसमें भी इस बारे में बात हुई। और ज़रूर ही ये बात दोनों पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई होगी, कि ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि ये युद्ध जब बढ़ता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इवन हेल्थ सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि दाम बढ़ते हैं, टूरिज्म कम होता है, निवेश कम होता है। तो हर तरह से ये इस तरह के युद्ध विकासशील देशों पर एक इम्पैक्ट लाते हैं। और शायद इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने रखा होगा ज़ेलेंस्की के सामने और पुतिन दोनों के सामने पिछले महीने। और उनके कैलकुलेशंस में अगर ये बात बैठ गई, तो शायद कुछ कुछ अंतर पड़ेगा जब वो बातचीत के लिए बैठे। तो अजय जी, ग्लोबल साउथ के देशों में क्या क्या असर भारत की इस कोशिश का होगा? क्या आप शांति का प्रयास कर रहे हैं? क्या भारत की छवि मजबूत होगी, भारत की साख बढ़ेगी ग्लोबल साउथ के देशों में? बिल्कुल। मेरे ख्याल से भारत ने 3 बैठकें कर चुका है। भारत ने ग्लोबल साउथ का पक्ष G20 के सामने भी रखा था। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा था G20 के साथ। और इस समय युद्ध की जब बातचीत छिड़ रही है, तो भारत अपनी तरफ से भी और ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की तरफ से भी इस बात को दोनों वॉरिंग पार्टीज के सामने रख रहा है कि हमारा मत है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, क्योंकि हमारे भी इंटरेस्ट
इस युद्ध में हैं। हमें इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, और ख़ास करके जो दुनिया के विकासशील देश हैं उन पर एक डिस्प्रोपोर्शनेट सा इम्पैक्ट होता है इस युद्ध का। इनफैक्ट ग्लोबल साउथ में अगर भारत की साख मजबूत होगी अजय जी, तो इसका एक रिवर्स सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि जो विकसित देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, अब ये भारत की इनिशिएटिव को कैसे ले रहे हैं? क्या आप पुतिन से बात भी कर रहे हैं, आप जेलेंस्की से बात भी कर रहे हैं? इन देशों के कलेजे पर तो सांप लौट रहे होंगे। मेरे ख्याल से इस विषय में सभी का इसमें आकलन पॉजिटिव होगा, और यूएस के व्यू पॉइंट से भी ये एक पॉजिटिव है कि एक कोई विश्व लीडर है जो दोनों से बात कर रहा है, जो दोनों के एक दूसरे के पक्ष भी एक दूसरे के सामने रख रहा है। और इसमें एक और नई बात ये है कि भारत के लिए भी ये एक नया प्रयोग है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि कोई भारत का प्रधानमंत्री एक एक्टिव वॉर जोन में उतरा है और वहाँ के लीडर्स से बातचीत करी, एक रिस्क लिया। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि गिने चुने ग्लोबल लीडर्स हैं जो ये कर सकते हैं आज, जिनका दोनों तरफ इतना ट्रस्ट है कि दोनों तरफ वो कम से कम खुल के उनसे बात कर सकते हैं। और जब समय आएगा कि दोनों पक्ष बैठ के आपस में बातचीत करें, तब भारत और अकेले या कुछ और देशों के साथ ये एक और सक्रिय भूमिका निभा सकता है। एक चीज़ और अजय जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए डिप्लोमेट आप इस विषय को हम सबसे अधिक समझते हैं। रूस के साथ भारत ने व्यापारिक संबंध जारी रखे लड़ाई के दौरान भी, अमेरिका नहीं चाहता था, हम सब जानते हैं। क्या भारत और रूस और भारत और यूक्रेन के बीच बातचीत को अमेरिका कैसे देख रहा है? क्या अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पर पड़ेगा? देखिए, भारत को अपनी जो राजनीति है, अपनी जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो अपने हितों में ही चलानी होगी, अपने हित में ही चलानी होगी। तो राष्ट्र हित की बात है और विश्व हित की बात है, और दोनों इस समय एक कॉन्फ्लुएंस में है, अलाइंड है, क्योंकि भारत के खुद के हित में है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध ज़्यादा चलता है तो एक तो भारत की डिप्लोमेटिक स्पेस कम हो जाएगी कि दोनों पक्षों से भारत बात कर रहा है, रूस से भारत तेल ले रहा है, या डिफेंस रिलेशनशिप है, यूएस की से नज़दीकी है, तो ये डिप्लोमेटिक स्पेस कम होती जाएगी अगर ये युद्ध चलते रहेंगे। और दूसरी बात है कि भारत की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, भारत विकसित भारत बनना चाहता है, उसके लिए 8 से 10% ग्रोथ हमें चाहिए 20-30 साल तक। तो उसके लिए आवश्यक है कि कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, जिसे हम कहते हैं कि एक युद्ध विश्व युद्ध की तरह अगर शुरू हो गया, वो हमारे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को भी थ्रेटन कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम ये ग्लोबल रिस्क जो है उसे मिटिगेट करें, ग्लोबल रिस्क को कम करें, और अगर हम एक शांति का संदेश ले गए और विश्व बंधु के रूप में एक कोई भूमिका निभा पाए युद्ध के रिस्क को कम करने की, तो ये हमारे अपने भी हित में है और ग्लोबल साउथ के हित में भी है, और बल्कि सारे विश्व के हित में है। आखिरी सवाल एम्बेसडर बिसारिया, एक डिप्लोमेट के तौर पर, एक विदेश नीति के जानकार के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको नंबर्स देने हो, मार्क करना हो भारत की इस विदेश नीति को, कि आप यूक्रेन से बात भी कर रहे हैं, पुतिन से बात भी कर रहे हैं, इसको आप कैसे आंकते हैं? कितने नंबर देंगे आप आउट ऑफ 10? So I would say it is a very, very important move. It is a representative of nimble diplomacy. It is of smart diplomacy, of risk-taking diplomacy, of confident diplomacy. तो ये एक भारत की सफलता है कि दोनों पक्षों से आप बात कर पाए, आपने ये रिस्क लिया और ठीक समय पे ये रिस्क लिया। तो मैं तो कहूँगा कि ये भारत का एक नया प्रयोग है, और एक ये सफल प्रयोग है, और इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर बिसारिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही प्रिसाइजली आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपने इतनी देर तक इंतज़ार किया। अब से मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, ग्लोबल साउथ की जो बात कर रहे थे बिसारिया साहब, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा, आपको लगता है कि ग्लोबल साउथ पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है इस लड़ाई का, और ये लड़ाई अब तुरंत रुकनी चाहिए और भारत के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जाएगा ग्लोबल साउथ में? बिल्कुल। अगर हम इस दोनों कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल साउथ में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो दोनों कंट्रीज जो हैं 3% पूरे ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। $88 ट्रिलियन की हमारी वर्ल्ड अर्थव्यवस्था है दुनिया की, जिसमें 3% इनका शेयर, 10% ये एनर्जी शेयर करती हैं, 15% ये एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट करती हैं, 15% में एग्रीकल्चर में 36% सिर्फ वीट का कंट्रीब्यूशन है। फोर्थ लार्जेस्ट जो है कॉर्न है। 53% जो है ये सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, और 5% ये कमोडिटी ट्रेड में शेयर करती हैं। तो इसकी वजह से जो क्राइसिस आई है, सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हुआ है, उसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, इवन बांग्लादेश तक की कंट्रीज में एक हंगर क्राइसिस आई है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है, फ्यूल इन्फ्लेशन हुआ है, हेल्थ की प्रॉब्लम हुई है, 1/3 प्राइवेट कंजम्पशन डाउन हो चुका है इसकी वजह से। और जो कोरोना के बाद जो रिकवरी हो रही थी, उसमें वर्ल्ड की जो आउटपुट ग्रोथ थी 3% से कम होकर 1.9% आ गई है। और स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में ये तमाम बड़ी बड़ी जो है उथल पुथल हो रही है। और जो स्विफ्ट से 16,000 सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्रीज जिसका रिलेशन रशिया से था, यूक्रेन से था, ये क्राइसिस में आ गया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव टू डॉलर की तरफ पेमेंट सिस्टम आ रहा है, ब्रिक्स इमर्ज हो रहा है, वो एक नया पेमेंट सिस्टम ला रहा है, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी है वो चर्निंग में आ गई है। और पूरी ग्लोबल साउथ चाहता है कि अगर इसी तरीके के डॉलर का विपनाइजेशन होता रहा, इसी तरीके से वर्ल्ड व्यवस्था में इंटरफेरेंस होता रहा, तो हमें एक पैरेलल जो है नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और शायद भारत को यहाँ पर अगुवाई करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन हमें लगता है कि करना चाहिए। क्योंकि आपके जो संवाददाता ने ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने सुनी उमा शंकर जी ने, कि जेलेंस्की ने कहा है कि अगली मीटिंग जो हम भारत में करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है चाइना इज आउट फ्रॉम वेस्ट, तो वहां पर भी हमारा एक अच्छा पैड बन रहा है। तो ओवरऑल बहुत बड़ी क्राइसिस आई है ग्लोबल साउथ में। जैसे इजिप्ट को लीजिए, वो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट है, वहां पे वीट खत्म हुई, भारत की तरफ वो मुंह देख रहे हैं। ईस्टर्न जाकिर भाई, ये बात तय है कि इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में महंगाई आई है। जो खासकर गरीब मुल्क हैं वो और गरीब हो गए हैं, उनकी डिपेंडेंसी बड़े मुल्कों पर और बढ़ गई है। पर बड़ी इकोनॉमी जो है, अमेरिका जैसी और ब्रिटेन जैसी और जर्मनी जैसी, ये धीरे धीरे कर निकलने लगी हैं। इनको तो इस लड़ाई से फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे कि अभी बिसारिया साहब बोल रहे थे कि अमेरिका चुनावों के साथ संबंध है इस लड़ाई का, 6 महीने से साल भर के अंदर लड़ाई खत्म होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जेलेंस्की और पुतिन मानेंगे? आपको लगता है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी को समझते हैं? देखिए, पुतिन का जो मेन मसला ये है कि नेटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए जी। अगर होता है तो एक बफर जोन बनना चाहिए। ये पुतिन की अपनी डिमांड है, इस पे वो अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की ये है कि हम जो है नेटो के साथ मेंबर भी बनेंगे और अपनी जो है टेरिटरी वापस भी लेंगे। तो एक बड़ी टसल की बात है। आप देखना ये कि कमजोर कौन होता है। अमेरिका जिस हिसाब से लामबंदी की हुई है, एक चीज अमेरिका की पॉलिसी आप ये देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में जो मेजर कंट्रीज थी, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इनको आउट करके जो छोटी छोटी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज क्षेत्र जो थे, जो रशिया के एलाइज थे, उनको मजबूत करके सामने ला रहा है। पोलैंड को ला रहा है और सारे कंट्रीज को ला रहा है, जिससे रशिया को के सामने जो है छोटे छोटे जो है प्यादों को मजबूत बना के आर्म्स की सप्लाई करा के उसकी शक्ति को छीण करना है। और अगर अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें हम लेते हैं, तो अमेरिका इतनी आसानी से इस युद्ध को तब तक नहीं खत्म होने देगा जब तक रशिया जो है घुटने पर नहीं आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी जो मीडिएशन पॉलिसी, हमारी जो सालिसी है, जो ईमानदारी
ईमानदार जो है जी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात है, एक क्राइसिस की बात है, क्योंकि हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। बिल्कुल तो ठीक बात हम कर ये रहे हैं आप। तरीके मैजिक तो वॉन्ड ये नहीं, कोई जादुई छड़ी नहीं है भारत के पास, पर भारत का जो प्रयास है ये बहुत ही ईमानदार प्रयास है और इस प्रयास की सराहना दुनिया भर में हो रही है और इसीलिए हम इसको विश्व बंधु और विश्व मित्र की बात कर रहे हैं। थैंक यू जाकिर साहब वक्त निकालने के लिए और अपना इतना बढ़िया एनालिसिस देने के लिए जो फुल ऑफ डेटा, फुल ऑफ रिसर्च था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अब आगे बढ़ेंगे आज की दूसरी खबर की ओर और आज की बड़ी खबर की ओर, जो कि सीधे तौर पर जुड़ी हुई है अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों से। एक तरफ भारत अपनी कोशिशों से दुनिया में शांति लाने की कोशिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर अमेरिका में इस वक्त जो हलचल है उसका भी दुनिया पर गहरा असर पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक तौर पर कमला हैरिस को अब अपना उम्मीदवार चुन लिया है और उन्होंने उम्मीदवारी को कबूल भी कर लिया है। दरअसल इस बार अमेरिकी चुनाव बहुत तल्ख होते दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रामाई भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चुनाव लड़ा जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को ढलती उम्र और बहस में खराब प्रदर्शन की वजह से चुनाव से कदम खींचने पड़े थे और अचानक बीच चुनावों में उन्होंने कहा कि उनका जगह अब कमला हैरिस उम्मीदवार होंगी। तब ये लग रहा था कि ट्रंप बाइडेन को आसानी से चुनाव हरा रहे हैं और बाइडेन डर के पीछे हट गए। डेमोक्रेट्स का तो कोई चांस नहीं है, रिपब्लिकन्स इस रेस में बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन रही सही कसर ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ, उन पे जब गोली चली, उनके कान पे गोली लगी, तब तो ये लग रहा था कि ट्रंप बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस ने कमान संभाली। कमला हैरिस ने जब से कमान संभाली तो लगा डेमोक्रेट्स का जो कैंपेन था वो रिवाइव कर गया। डेमोक्रेटिक पार्टी में एक जैसे नई जान सी आ गई और डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ती हुई ये पार्टी एक बार फिर उसके साथ मुकाबले में खड़ी दिखाई देने लगी। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर जब उनकी नाम पर मुहर लग गई शिकागो के कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक पार्टी के, तब कमला हैरिस ने खूब हमला बोला है डोनाल्ड ट्रंप पर। आइए सुनते हैं। Consider his explicit intent to set free violent extremists, the power he will have, especially after the United States Supreme Court just ruled that he would be immune from criminal prosecution. Donald Trump tried to throw away your votes. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. In many ways, Donald Trump is an unserious man. We are not going back to when Donald Trump tried to cut Social Security and Medicare. We are not going to let him eliminate the Department of Education that funds our public schools. America, we are not going back. Consider his तो देखा आपने कमला हैरिस को किस तरीके से जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हमलों का वो जवाब दे रही थी। लेकिन ट्रंप भी ट्रंप हैं, वो पीछे नहीं झुकते हैं, आसानी से नहीं मानते हैं। उन्होंने भी पलटकर कमला हैरिस पर फिर से हमला किया है। सुनते हैं। The choice is simple. Kamala's mass amnesty of criminals or President Trump's mass deportation of criminals. I think that's pretty easy. If Comrade Kamala wins this November, World War III is virtually guaranteed to happen. Everything she touches, she destroys. Everything that she's touched, you look at her life. She was district attorney in San Francisco. The place went to hell. मेरे साथ जो कुछ अमेरिका के चुनाव में चल रहा है उस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान अमेरिका से ही जुड़ रहे हैं, उनका परिचय कराता हूं। फिर कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिकल पॉइंट्स भी आपको दिखाऊंगा। अजय जैन भुटोरिया साहब हैं जो कि डेमोक्रेट्स के सपोर्टर है। अजय जैन जी स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद आहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप रिपब्लिकन्स के सपोर्टर हैं मुझे बताया गया। आप दोनों के पास मैं आता हूं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा दूं मैं भारतीय दर्शकों को, अपने दर्शकों को जो अमेरिका के चुनावों में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है दरअसल मुद्दे क्या हैं और उन बड़े मुद्दों पर दोनों कैंडिडेट्स की, दोनों पार्टियों की राय क्या है। एक एक कर मुद्दों पर नजर डालते हैं। नेटो को लेकर, जो वो नेटो जिसको लेकर लड़ाई इस वक्त चल रही है, कमला हैरिस का कहना है कि नेटो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के लिए वो उनका समर्थन जारी रहेगा, यानी जो बाइडेन की जो नीति थी वही हैरिस की होने वाली। लेकिन ट्रंप ने कहा अमेरिका फर्स्ट की नीति का वो पालन करेंगे, ऐसी संस्थाओं पर पैसा
खर्च करने से वो बचना चाहेंगे। एक और मुद्दा है चीन का। चीन पर कमला हैरिस की राय है कि चीन शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वो इस खतरे को समझती हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन पर महंगा शुल्क लगाने की वो वकालत करते हैं, मानते हैं कि अनुचित व्यापार की शर्तों से अमेरिका को नुकसान हुआ और चीन को इसका फायदा हो रहा है। अलग अलग राय है। गर्भपात, एबॉर्शन एक बड़ा मामला है अमेरिका के चुनावों में। कमला हैरिस महिलाओं के गर्भपात के अधिकार की पक्षधर हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है डेमोक्रेट्स के लिए। रिपब्लिकन का कहना है कि पहले गर्भपात के पक्षधर थे, लेकिन 2016 में ट्रंप ने अपना रुख इस मामले पर अब बदल लिया है। इमिग्रेशन की बात की जाए तो कमला हैरिस कहती है कि ट्रंप ने कि बॉर्डर की दीवार के वो विरोध में थी और उसके विरोध में उन्होंने वोट भी डाला था। जो अमेरिका और पड़ोसी मुल्कों के बीच जो दीवार की बात है, इमिग्रेशन पर ट्रंप का रुख बहुत ही कड़ा है। वो किसी भी कीमत पर इमिग्रेंट्स पर कोई रियायत नहीं बरतना चाहते। जलवायु परिवर्तन पर कमला हैरिस का राय है कि पेरिस समझौते की वो हिमायती हैं और पेरिस समझौते को ही वो मानेंगी, उनकी पार्टी मानेगी। इस पर भी ट्रंप की अलग राय है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों से वो निकलना चाहते हैं। राष्ट्रपति पद संभालते ही पेरिस समझौते को वो छोड़ देंगे। कल क्लाइमेट चेंज पर उनकी ये बिल्कुल विपरीत राय है। किफ़ायती स्वास्थ्य कानून पर कमला हैरिस कहती है कि सबको किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा देने का वो वादा करती हैं। इस पर ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी की बातें हैं कि ये बदलाव की बातें हैं, पर बाइडेन के किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा कानून का विरोध वो करेंगे, उसके साथ वो नहीं है, पर बदलाव की बात वो मानते हैं। शिक्षा को लेकर हैरिस कहती हैं कि वो सरकारी पैसा देने के समर्थन में है। शिक्षा सरकारी पैसे से होना चाहिए। ट्रंप ने कहा शिक्षा विभाग को खत्म करने की वो पक्षधर हैं, राज्य शिक्षा का भार खुद संभालें। यानी साफ तौर पर वो इस चीज़ की राय इसके साथ नहीं मानते हैं। अगर कमला हैरिस के बारे में बताऊं तो कमला हैरिस की मां भारतीय थी, उनके पिता अश्वेत थे और उनको अश्वेत लोगों का बड़ा समर्थन हासिल हुआ है। इससे पहले बराक ओबामा देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, वो भी डेमोक्रेट थे। सवाल है कि क्या इस बार कमला हैरिस अश्वेत वोटरों के समर्थन से अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं, जैसा कमाल पिछली बार ओबामा ने किया था। अमेरिका की आबादी पर अगर नजर डालें तो कुल आबादी इस देश की अमेरिका की 33 करोड़ की है, मात्र भारत के मुकाबले 33 करोड़, करीब 100 करोड़ कम। श्वेत आबादी है 61.6%। अफ्रीकी मूल के लोग हैं 12.4%। बहुनस्ली लोग हैं 10.2% और एशियाई मूल के लोग हैं 6%। तो ये जो वाइट्स नहीं है, जिसको अमेरिकन जिसको कहा जाता है, वो नहीं है। उनके भरोसे इस कैंपेन को जीतने की कोशिश में लगी हुई डेमोक्रेट्स। अगर धर्म के आधार पर अमेरिका की आबादी को देखा जाए तो 61% आबादी ईसाइयों की है। 31% लोग अपने आप को असंबद्ध कहते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। यहूदी 2% हैं, मुस्लिम 1% हैं, हिंदू 1% हैं, बौद्ध 1% हैं, अन्य धर्म के लोग 2% हैं। अमेरिकी चुनाव में धर्म के आधार पर तो वोट नहीं होता, लेकिन अपने लीडर के बयानों को वो लोग बहुत करीब से देखते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें कि अमेरिका में चुनाव के दौरान सर्वेज होते हैं, लगातार सर्वे होते हैं। तो अभी जो सर्वे चल रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो सर्वे 22 अगस्त का, उसमें 2% कमला हैरिस आगे चल रही हैं 49% वोट हासिल करके। 19 जुलाई को जो सर्वे था उसमें ट्रंप आगे थे 48% के साथ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे है। इकोनॉमिक्स के चुनावी सर्वे की अगर बात करूं, एक और वहां के बड़ा अखबार, अभी जो 22 अगस्त का हुआ उसमें कमला हैरिस 3% से आगे हैं। 48% लोग उनको जीता हुआ देख रहे हैं, 45% ट्रंप को देख रहे हैं। 19 जुलाई को जो आया था तब 3% वोटों से ट्रंप आगे थे और कमला हैरिस पीछे चल रही थी, डेमोक्रेट्स पीछे चल रहे थे। उसके अलावा जो बाकी सर्वेज आए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी देख। CBS न्यूज़ में 51% के, ये ताज़ा सर्वे है अभी अगस्त के महीने का, कमला हैरिस 51% के साथ आगे चल रही है CBS न्यूज़ में। अगर वॉशिंगटन पोस्ट की बात की जाए, जो अगला सर्वे है ABC न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, इप्सोस का, उसमें भी कमला हैरिस 50% पर है, 5% ऊपर है। रियल क्लियर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इसमें भी कमला हैरिस आगे हैं। 53rd राइट की बात की जाए तो उस पर भी कमला हैरिस आगे चल रही है। करीब 3 से 4% की बढ़त कमला हैरिस को अभी ताज़ा सर्वेज में दिखाई दे रही है। तो इन सर्वेज को देखने के बाद ऐसा लगता है DDHQ में वो और 5% आगे हैं सर्वे में इस चुनावी कैंपेन में। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि क्या कमला हैरिस ट्रंप से चुनाव जीत रही हैं, ये इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा बहस का विषय बन गया है। आनंद आहूजा मेरे साथ हैं, उन्हीं से शुरुआत करना चाहता हूं। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप, किसका पलड़ा भारी है और क्यों, क्या तर्क है आपका? सुनील जी,
पलड़े की बात ओके। है, वो पलड़ा किसका भारी है वो तो इलेक्शन वाले दिन ही पता लगेगा, क्योंकि ये जो सर्वेज हैं, ये जो पोल्स हैं, ये आगे पीछे होते रहते हैं। और आपने जो अभी आंकड़े रखे हैं, आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन कल खत्म हुई है और ये एक हनीमून पीरियड है। तो इमीडिएटली आफ्टर कन्वेंशन, चाहे वो रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की हो, वो पोल नंबर्स ऊपर जाते हैं। देखना ये है कि कल कन्वेंशन खत्म होने के बाद और इलेक्शन के बीच में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है और इकोनॉमी क्या रहती है। अबॉर्शन एक बड़ा मुद्दा है जिस पे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यूज रखे हैं कि मैं जो है चाहता हूं कि ये मामला जो है वो स्टेट्स के पास जाए। और देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी 10th अमेंडमेंट बड़ी क्लियरली बात करती है कि ये मुद्दा जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का है। सो स्टेट्स हैव टू डिसाइड व्हाट abortion laws they want to have in their own states. So बहुत अहम चीजें हैं जो आज की तारीख के और इलेक्शन के बीच में होती हैं। लेट मी टेक अ काउंटर व्यू पॉइंट। आप रहिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय जैन भी। अजय साहब, अभी पोल में आगे चल रही हैं ये, जैसा कि हमने सुना आनंद आहूजा जी को, उनका कहना है कि भाई शिकागो में कन्वेंशन खत्म हुआ है, उसका असर है, इसी वजह से 3 से 4 या 5% का असर दिखाई दे रहा है। पिछले महीने अगर आप करते तो ट्रंप आगे चल रहे थे जब रिपब्लिकन का वो चल रहा था। सवाल मेरा आपसे ये है, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कमला हैरिस का ये जो चुनाव है वो आसान है? अजय जैन के साथ सिग्नल अभी नहीं है, अजय से हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन सॉरी, मैं फिर से आनंद जी आपके पास आता हूँ। आप अबॉर्शन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक है। लास्ट मंथ जब ट्रंप साहब पर अटैक हुआ, उन पर गोली चली, तो ये लगा कि बड़ा एक तरफा चुनाव है, अब तो सिंपैथी मिलेगी और रिपब्लिकन जीत जाएंगे। पर आज एक महीने के अंदर लगता है कि सिचुएशन बैलेंस आउट हो चुकी है। बाइडेन हट गए हैं, हैरिस को सपोर्ट मिल गया है और अब वो सर्वे में लीड भी कर रही हैं। सुबीर जी, अगर आप मेरी उस टाइम की एनडीटीवी पे ही इंटरव्यू देखें तो मैंने उस वक्त भी ये स्टेटमेंट दी थी, आपके रिकॉर्ड में होगी, आप चेक कर लीजिए, आपके आर्काइव्स में होगी। मैंने उस वक्त भी मुझसे जब ये सवाल किया गया था कि अब ट्रंप का इलेक्शन जीतना तकरीबन पूरा हो गया है, पॉसिबल हो गया, तो मैंने एक कहा था कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। दिल्ली अभी दूर है, ये मेरी स्टेटमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा कि कोई भी जो ये होती हैं इवेंट्स, इनका नवंबर इलेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, ये टोटली जो है वो बेमायने होती हैं जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले या इलेक्शन के दिन हालात क्या होते हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मान लो इलेक्शन से कुछ दिन पहले हमास का ये पीस ट्रीटी हो जाती है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा कमला हैरिस की फेवर में, क्योंकि वो क्रेडिट लेंगे बाइडन एंड कमला हैरिस कि हमने ये पीस ट्रीटी कराई, देर आए दुरुस्त आए, 1 साल बाद ही कराई, लेकिन हमने कराई जी। अगर ये पीस ट्रीटी नवंबर के इलेक्शन से पहले नहीं होती है तो ट्रंप क्रेडिट ले जाएंगे कि देखो अगर मैं होता तो मैं ये पीस ट्रीटी करा देता। ऐसे ही यूक्रेन का है, अगर यूक्रेन के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो आनंद जी एक लास्ट पॉइंट और क्विक पॉइंट, बहुत समय की लिमिटेशन है। जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर चीजें बदली कि नहीं बदली, जो 4-5 हैं आपके यहाँ? देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी स्विंग स्टेट्स हैं, उनके लिए फॉरेन पॉलिसी जो इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। स्विंग स्टेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट इशू है वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमी इस वक्त जो है वो बाइडन इकोनॉमी ने देश का सत्यानाश कर दिया है। अब देखना ये है कि उन स्विंग स्टेट्स के अंदर जो एडवर्सली अफेक्टेड लोग हैं वो किस तरफ जाते हैं जी। चांसेस आ रहे हैं यूएसए के इलेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हमेशा रहता है वो इकोनॉमी का रहता है। इस बार इकोनॉमी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स, अबॉर्शन जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो अबॉर्शन का मुद्दा जो है वो एक लिमिटेड पर्टिकुलर वोट बैंक है और वुमेन वोट बैंक का है। सवाल ये है कि कंसिडरिंग कमला हैरिस बैकग्राउंड,
considering Kamala Harris heritage, considering Kamala Harris race and her coming from a immigrant community, जी ये वाइट अमेरिकन, आपने कहा 66% जो है वो वाइट अमेरिकन वोटर्स हैं, उसमें से वो वाइट अमेरिकन वोटर्स उसकी तरफ कितना अट्रैक्ट होते हैं, कितना उसकी तरफ बहुत ही खिंचते हैं। इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं आनंद जी, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं आपको, लेकिन वाइट अमेरिकन किस हद तक किस तरफ मुड़ेंगे ये डिपेंड करेगा कमला हैरिस की जीत को लेकर। अगर कमला हैरिस ये चुनाव में वाकई में जीत जाती है नवंबर की पोलिंग में, तो मानना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या में वाइट अमेरिकन जो हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ आके जुड़े हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में, ब्लैक्स के बीच में, अश्वेतों के बीच में वो पॉपुलर हैं और लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। खबरों की खबर जारी है। और अब एक और दिलचस्प खबर से आपको वाकिफ कराते हैं। बात ब्रिटेन की कर रहे हैं, जहां पिछले 5 साल की नौकरियों के कुछ आंकड़े आए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ब्रिटेन में भारतीयों को जो नौकरियां मिली हैं वो ब्रिटिशर्स से ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं। ब्रिटिश सरकार की तरफ से जारी रोजगार रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां पाने वाले उनके मुल्क में भारतीय मूल के लोग हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में ब्रिटेन में 15 लाख नौकरियां निकली। भारतीय लोगों को इसमें 5 लाख नौकरियां मिली, यानी 1/3 भारतीय नौकरी ले गए ब्रिटेन में। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया रहे, उन लोगों को 2,79,000 नौकरियां मिली और ब्रिटेन को सिर्फ 2,57,000 नौकरियां ही मिल पाई, यानी ब्रिटेन के लोग खुद अपने मुल्क में तीसरे नंबर पर आए। और दिलचस्प बात तो ये है कि भारतीय लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरियां स्वास्थ्य क्षेत्र यानी हेल्थ सेक्टर में मिली हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली साहब जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं एक बड़े अखबार में। मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ऐसा क्यों है कि भारतीयों को ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं? क्या हमारी हेल्थ एक्सपर्टीज को ज़्यादा मान्यता है ब्रिटेन में? देखिए, ऐसा है कि एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भारतीय वर्कफोर्स है वो अवेलेबल है जी, वो अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज के लिए, काम करने के लिए, और जो ब्रिटिश वर्कफोर्स है वो काम करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी वजह है। ऐसा क्यों है? क्यों वो काम नहीं करना चाहते हैं? I mean, the thing is that ब्रिटिश वर्कफोर्स काम नहीं करना चाहते, उसकी कई सारी वजहें हैं। जो ब्रिटिश फोर्सेस, ब्रिटिश जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये उनके अकॉर्डिंग वो ये है कि ब्रिटिश जो पेंशन मिलती है लोगों को, जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है, उन सब के भरोसे ये लोग हैं। कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, और मतलब ये है कि जो ब्रिटिश सोशल सेक्टर है, सोशल जो वेलफेयर सिस्टम है, वो अभी भी लोगों को एक सरवाइव करने में मदद करता है। अली साहब, तो एक लास्ट क्वेश्चन, ये भारत के लिए कितनी खुश होने की बात है कि 1/3 नौकरी हमको मिल गई 15 लाख में से 5 लाख, या चिंता होने की बात है कि 5 ही लाख मिली, 15 लाख मिल सकती थी? नहीं, देखिए, भारत के ऑफ कोर्स भारतीयों के लिए खुशी होने की बात है कि 15 लाख में से 5 लाख नौकरियां मिली हैं। उसकी वजह यह है कि भारतीय हमेशा जो वर्कफोर्स है यहाँ पे, वो हमेशा तैयार है काम करने के लिए। लेकिन ये भी है, एक मैं आगे आने वाले दिनों में ये बता दूं कि आगे आने वाले दिनों में जो लेबर सरकार है वो इस बात पे बहुत चिंता कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको रोकने के बहुत सारे उपाय वो तैयार कर रही है कि भारतीयों को या बाहर रहने वालों को इतनी नौकरियां न दी जाएं, और वो इस बात के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं कि ब्रिटेन के लोकल लोग नौकरियां करना शुरू करें, काम करना शुरू करें। आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं मोहम्मद जी, मेरे वक्त की कमी है, शुक्रिया मोहम्मद अली। लेकिन जैसे ये खबर बाहर आई कि भारतीयों को ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं, तो ब्रिटिश सिस्टम चौकन्ना हो गया है। वो अपने सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद अली बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा नौकरियां मिल पाएँ और भारतीयों को ज़्यादा नौकरियां ना मिल पाएँ। ये कोशिश भी वहाँ की सरकार ने अब करनी शुरू कर दी है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।